हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आज हम अपनी मैथ्स की पैडागोजी को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैराथन सेशन है ये, पार्ट नंबर 3 और 3 पार्ट नंबर में ही आपकी जो मैथ्स की पैडागोजी है ये आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। सो जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो मैं आज के सेशन में आप लोगों को कवर करवाने वाली हूँ। और देखिए, अगर आपने प्रीवियस जो 2 पार्ट्स हैं वो अटेंड आपने सेशंस नहीं किए हैं तो उन दोनों की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। 3 पार्ट्स में आपको कंप्लीट जो आपकी मैथ्स की पैडागोजी है इसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टूल्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, या फिर हम इनको टीचिंग एड्स भी कहते हैं। सो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टूल्स हैं हमारे पास। एबेकस है, जियो बोर्ड है, जियोजेब्रा, ग्राफ पेपर, डॉट पेपर, टेनग्राम है। और इसके बाद देखिए हमारे पास है डीन्स ब्लॉक एंड ग्रिड पेपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबैकस को। सो फर्स्ट देखिए हमारे पास है अबैकस। अबैकस जो है ये जनरली हम कहते हैं कि बेसिक काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। किसी चीज़ों को हमने नंबर्स को ऐड करना है, माइनस करना है, उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये देखिए बिल्कुल जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं यहाँ पर। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक काउंटिंग है, फिर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं यानी कि प्लस करना है, माइनस करना है, ये 2 ऑपरेशंस हम अबैकस पर करते हैं। ठीक है, आप ये पिक्चर भी यहाँ पर देख पा रहे हैं अबैकस की। सो इसके अलावा अगर हम बोलें कोई प्लेस वैल्यू है या फेस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 413, तो किसी ने आपसे पूछा कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी? 400। ठीक है, और इसकी फेस वैल्यू क्या है 4 की यहाँ पर? दैट इज़ 4। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करना ये भी अबैकस में सिखाया जाता है। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं ना, उनको अबैकस के साथ जो है काउंटिंग सिखाई जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ को टच कर सकते हैं। बीड्स होते हैं ना अबैकस में, तो वो उसको टच करके देख सकते हैं कि ये बीड नंबर 1 है, 2 है। ठीक है, इस तरह से जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं वो अबैकस से उनको काउंटिंग वगैरह सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। देन उसके बाद है हमारे पास नंबर 2 पर जियो बोर्ड। तो देखिए जियो बोर्ड क्या होता है ना, एक तरह से बोर्ड पर आपको पिन्स लगे होते हैं, जहाँ पर पिन्स के साथ रबड़ जो होती है हम अपनी हेयर्स में भी लगाते हैं टाई करने के लिए। तो उस रबड़ को ऐसे पिन्स पर सेट करते हैं कि अलग अलग उससे ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती हैं। और एक चीज़ इसमें देखने वाली कि ये सिर्फ 2D ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए होता है, 3D के लिए नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आप चाहे तो इसमें स्क्वायर बना सकते हैं, रबड़ की शेप से रेक्टेंगल बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी पिन पर रबड़ को हैंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको टांग रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या कह सकते हैं कि जियो बोर्ड से भी विजुअली चैलेंज जो बच्चे होते हैं तो उनको टीच किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगेन जियो बोर्ड क्या है, वो पिन्स को टच करके देख सकते हैं कि कौन सी ये शेप बन रही है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विजुअली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सी टीचिंग एड जो है वो बेस्ट रहती है, तो इन दोनों ऑप्शन में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन नज़र आती है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बच्चे? मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख कर लेकर आई हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि ये सिर्फ 2D शेप्स के लिए है, 3D शेप्स के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा क्या है? कंप्यूटर पर या फिर आपके फ़ोन पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर बच्चों को ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में सिखाया जाता है, चाहे वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल ये मैं आपको जब मैथमेटिक्स का कंटेंट करवाया था तब बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। 2 डायमेंशनल लाइक आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, सर्कल है। और 3 डायमेंशनल शेप्स जहाँ पर आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या फिर डेप्थ भी आ जाती है। क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है। क्लियर? इसमें प्रिज्म है, ऐसी चीज़ें ये सारी क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर्स हम कहते हैं या फिर शेप्स। तो जियोजेब्रा क्या है? कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू बच्चों को शेप्स वगैरह अच्छे से सिखाई जाती हैं, ग्राफिक्स होता है, वहाँ पर प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है, बच्चे खुद से भी शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, देन 4th नंबर पे है हमारा ग्राफ पेपर, जो जनरली आपने देखा है ग्राफ पेपर पर हम अपने बार ग्राफ शो करते हैं। डाटा हैंडलिंग का जो हमने कंसेप्ट किया था वो भी ग्राफ पेपर पर ही यूज़ होता है। लेकिन
अगर हम सीटेट या फिर पीटेट इसके बारे में बात करें कि ग्राफ पेपर का यूज़ किस लिए होता है, ये हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर्स के साथ डील करने के लिए। चाहे तो डेसिमल नंबर्स को आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस डेसिमल नंबर के साथ, यानी कि 1/10 हो गया, फ्रैक्शन हम बोल दे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये सारी चीज़ें किस पर शो होती हैं? डेसिमल नंबर की ग्राफ पेपर पर। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि ग्राफ डेसिमल नंबर्स को अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो कौन सा टूल या फिर टीचिंग एड यूज़ करेंगे, तो दैट ऑप्शन इज़ योर ग्राफ पेपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है डॉट पेपर। तो डॉट पेपर क्या होता है? एक पेपर पर आपको डॉट्स लगे नज़र आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। इसमें बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप सिखाई जाती हैं और अल्फ़ाबेट्स बनाने सिखाए जाते हैं। जैसे हमने सिमेट्री का कंटेंट किया था ना, सिमेट्री मैंने आपको बताया था बी है, तो इसको बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, जहाँ से हम एक चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल, ठीक है, सिमिलर नहीं, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में हम कहते हैं। तो वो क्या होती है? सिमेट्रिकल चीज़ें। तो डॉट पेपर की हेल्प से बच्चों को सिमेट्री के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, बच्चे उससे जो है अल्फ़ाबेट्स भी सीख जाते हैं, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल शेप्स भी उससे सिखाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अगर बच्चे को सिखाने हो तो उसके लिए कौन सी टीचिंग एड यूज़ होगी? दैट इज़ डॉट पेपर। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ग्राम। अब देखिए 10 ग्राम क्या है? ये एक तरह से इसमें ना बच्चे पिक्चर के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स को सीखते हैं, अपनी इमेजिनेशन से कोई ना कोई पिक्चर बनाते हैं, कभी डक बना ली, ठीक है, हॉर्स बना लिया, जो भी शेप को वो मोल्ड करके बना सकते हैं, ठीक है, क्विज से या गेम्स से। लेकिन 10 ग्राम की जो है ना एक मेन चीज़ है, मैं एक बार इसको साइड में करती हूँ। 10 ग्राम की एक मेन चीज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 7 ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं। कितनी होती हैं? 7। सो देखिए आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि 5 तो इसमें आपको ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे। ट्राइंगल्स कितने हैं? 5। एक आपको मिलेगा स्क्वायर और एक है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, एक है पैरेललोग्राम, 5 रेक्टेंगल मिलेंगे और 1 स्क्वायर। इतनी शेप्स है, और इन्हीं शेप्स को मोल्ड करके बच्चे कुछ ना कुछ अपनी पिक्चर्स बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं, और इसको हम बोलते हैं 10 ग्राम, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू बच्चे पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर चीज़ें बनानी सीखते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास डीन्स ब्लॉक। डीन्स ब्लॉक में क्या होता है कि ब्लॉक्स को यूज़ करके बच्चे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, या फिर इससे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन भी सीख सकते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि आपके पास, आपने देखा होगा बॉड मास रूल। बॉड मास का BO हटा दो और ये चारों के चारों ऑपरेशंस किस में सिखाए जाते हैं? डीन्स ब्लॉक में। ये आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं साइड में। तो डीन्स ब्लॉक की हेल्प से बच्चे 4 बेसिक जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस है, दैट इज़ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों के चारों करना सीखते हैं। साथ ही में किसी भी नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। देन स्पेशल इंटेलिजेंस आती है जो हॉवर्ड ने दी है, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस की थ्योरी में उन्होंने बताया था स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में। तो बच्चे डीन्स ब्लॉक के थ्रू स्पेशल इंटेलिजेंस सीखते हैं कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इससे आप कौन सी शेप बना सकते हैं, शेप को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए स्पेशल इंटेलिजेंस एक तो डीन्स ब्लॉक में है, साथ ही में जो 10 ग्राम है वहाँ पर भी आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस जो है बच्चों की डेवलप होती है। इसके साथ हम कहते हैं कि बच्चों को अगर फ्रैक्शन सिखानी है, फ्रैक्शन सिखाने के लिए भी डीन्स ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। देन द लास्ट टूल जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर में क्या है? ये देखिए बिल्कुल सिमिलर होता है ग्राफ पेपर के। तो अगर हमने डेसिमल वैल्यूज़ को टीच करना है तो एक तो हम ग्राफ पेपर के थ्रू टीच कर सकते हैं, दूसरा हम ग्रिड पेपर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ग्राफ पेपर होता है उसमें तो आपके काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं, ग्रिड पेपर में ये होता है 10x10 का पेपर होता है, ठीक है। ग्रिड पेपर और ग्राफ पेपर में बस यही डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे टूल्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आप उसको देख पाएंगे। सो ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो एक थम्स अप ज़रूर दिखाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड आते हैं। डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है कि कोई भी कंसेप्ट अगर आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है, आप किसी ऑपरेशन को पढ़ाना चाहते हैं कि ये चीज़ें नंबर्स को अगर आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो सभी कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करके बोलना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। फिर माइनस और माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेट करके सिखाना, यानी कि नथिंग इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, सभी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, चीज़ें रिलेट करके पढ़ाना, उसको हम कहते हैं टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है, 4 मेन मेथड्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज इंडक्टिव, देन डिडक्टिव, एनालिसिस मेथड एंड सिंथेसिस मेथड। तो सबसे पहले है इंडक्टिव मेथड। देखिए ये मेथड्स जो हैं हम इंग्लिश पैडागॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने सीडीपी में भी सारे चीज़ें अच्छे से डिस्कस की हैं, तो बार बार ये हमारी रिवीजन भी हो रही है और पूरे पक्के हो रहे हैं चीज़ें, आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना इन चीज़ों को, ठीक है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बताई जाती है, फिर एग्जाम्पल से चलते चलते हम रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है, यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज़ जो बच्चों को पता है वहाँ से स्टार्ट करके टीचर्स मूव ऑन करते हैं एक जनरलाइजेशन की तरफ, जनरल रूल की तरफ। क्लियर हो गई ये चीज़। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल इसकी अगर इंडक्टिव मेथड की मैं आपको एग्जांपल दूँ, टीचर बोलते हैं कि अगर आप 2 को 2 से प्लस कीजिए, कितना आ गया 4, 2 में 8 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 10। तो ये एग्जाम्पल्स करते करते फाइनली टीचर रूल क्या बताएंगे कि अगर हम इवन नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास सम भी क्या होगा, उनका इवन होगा। क्लियर। सो देखिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई इंडक्टिव मेथड। उसके बाद है हमारे पास डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पर बच्चों को रूल पहले बताया जाता है, फिर उसके बेसिस पर एग्जाम्पल्स करवाई जाती हैं, ठीक है। तो हमने मैथ्स में भी क्या बोला था, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, ये डिडक्टिव है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को पाइथागोरस की थ्योरम बतानी है, ठीक है, कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ये राइट एंगल है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो टीचर पहले बताएंगे बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, इस तरह से आप इसके हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करवाएंगे, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। पहले ये बताएंगे फिर उसके बेसिस पर एग्जांपल्स करवाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका डिडक्टिव मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाली चीज़ है कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। पहले जो जनरल चीज़ है, ठीक है, वो देखते हैं, फिर उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स फ्रेम आउट हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, ठीक है, वो चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है एनालिसिस मेथड। अब देखिए एनालिसिस मेथड में क्या होता है, एनालिसिस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको अलग अलग पार्ट्स को देखना। फॉर एग्जांपल आपको मैं मैथमेटिक्स की एग्जांपल भी देती हूँ और रियल लाइफ की भी आपको दूंगी, कि आपको कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें एक्स और वाई की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, और फाइनली आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक्स प्लस वाई करके बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसको 2 पार्ट्स में तोड़ा कि पहले आपको एक्स की वैल्यू जाननी है, फिर वाई की वैल्यू ढूंढेंगे, फिर आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हुई। अगर रियल लाइफ की हम बात करें तो एनालिसिस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पी एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सी डी पी अलग से पढ़ रहे हो, सीडीपी में कितने सारे टॉपिक्स हैं वो अलग से पढ़ रहे हो, ठीक है। मैथमेटिक्स की पैडागॉजी है वो सारे टॉपिक अलग से पढ़ रहे हो, ये आप एनालिसिस कर रहे हो। लेकिन जब आप फाइनल पेपर देने के लिए जाओगे सीटेट का, तो क्या आप अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हो वहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके अपनी नॉलेज को यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं सिंथेसाइज, यानी कि कंबाइनिंग वेरियस पार्ट्स टू फॉर्म वन सिंगल सॉल्यूशन, वन सिंगल टास्क या फिर वन सिंगल कंक्लूजन, जहाँ पर काफ़ी सारे टुकड़ों को जोड़कर एक नया प्रोडक्ट जो है बनता है, सिंथेसाइज करना। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हम नोन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपने सीडीपी कर ली, सारी सीडीपी आपको पता है, मैथ्स की पैडागॉजी आप कर चुके हैं, इंग्लिश पैडागॉजी आप कर चुके हैं, और आपको ये नहीं पता कि सीटेट के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप नोन से अननोन की तरफ चल रहे हो, ठीक है। और एनालिसिस में क्या होता है, आप अननोन से नोन की तरफ जाते हो। आपको नहीं है पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, पहले आप
वो निकाल लोगे ना, अननोन चीज़ें हैं, फिर आप नोन की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, ये चारों के चारों मेथड्स क्लियर हुए। तो ये देखिए चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, इन्हीं चारों के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पैडागोजी में। इसके बाद देखिए हमारे पास जो फाइनल टॉपिक है हमारा मैथ्स पैडागोजी का, दैट इज़ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। वैसे हम इस चीज़ को डिटेल में अलग सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको CD पे में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टॉपिक का नेम साथ में शाइना गोयल लिखकर, तो आपको ये टॉपिक ईजिली मिल जाएगा। तो देखिए डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या होता है कि जो बच्चों को कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो कहीं पे बच्चे वीक हैं या डर लगता है सब्जेक्ट से, या फिर सब्जेक्ट से दूर भागते हैं, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, स्लो लर्नर्स हैं, यानी कि टू फाइंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हम ओवरऑल कह सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी रीजंस आ जाते हैं। बच्चा स्लो लर्नर है, या फिर उसे मैथमेटिक्स से ही डर लगता है, या फिर वो रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ रिलेट करके उस चीज़ को नहीं पढ़ रहा। सारे जो पॉइंट्स हैं ना, वो किस में आते हैं, डायग्नोस्टिक। जैसे डॉक्टर डायग्नोज करते हैं ना पेशेंट को, वैसे टीचर्स क्या है, डायग्नोज करते हैं स्टूडेंट्स को कि कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उस चीज़ को डायग्नोज करने तक का जो टीचिंग होती है वो हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक। इसमें वेरियस टेस्ट होते हैं डायग्नोस्टिक के, जिसके थ्रू हम बच्चों को देख सकते हैं कि कहाँ पे जो स्लो लर्नर्स हैं या फिर वीक स्टूडेंट्स हैं, या फिर बच्चों की इवन स्ट्रेंथ्स को देखना, कि इनको डायग्नोस करना कि यहाँ पे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस चीज़ को और बूस्ट अप करना, और जहाँ पे बच्चों को कमी फील हो रही है वहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करना, या फिर उसके सुटेबल रेमेडियल मेजर्स देना, रेमेडियल टीचिंग करना। अब सबसे पहले तो देखिए होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, जहाँ पे कमियां पता लगाते हैं कि बच्चों की लर्निंग में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ों की उनको ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर हेल्प की नीड है, एक्स्ट्रा सेशंस उनको चाहिए। तो वो सारी चीज़ पता लगाकर फिर उसका सोल्यूशन जब ढूंढते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। जो बीमारी पता लग गई उसका सोल्यूशन करना, बीमारी दूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर डायग्नोस्टिक टीचिंग प्रोवाइडिंग नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस टू प्यूपिल्स टू बूस्ट देयर इंटरेस्ट। अगर बच्चों का इंटरेस्ट कम है, या फिर कॉन्फिडेंस लैक करते हैं वो, या फिर उनको किसी टॉपिक की नॉलेज नहीं है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को दूर करना, उसको बूस्ट करना, इंटरेस्ट डेवलप करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना और नॉलेज बढ़ाना बच्चों की। ठीक है, और साथ ही में हम क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं कि मैथमेटिक्स, या तो मैं कहती हूँ कि बच्चों का फेवरेट होगा, या फिर बच्चे उससे डरते होंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, इंटरमीडिएट ऑप्शन होती नहीं है इसमें। ठीक है, या तो बच्चे उसमें फियर या स्ट्रेस फील करेंगे, या फिर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, दो सिचुएशंस होती हैं। तो बच्चों को स्ट्रेस फ्री करना इज़ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उसको पता लगाना एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढना, इसको हम कंबाइंडली कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो मैथ्स की पैडागोजी है ये होती है कंप्लीट। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसके जो MCQs हैं कंप्लीट एक मैराथन सेशन में MCQs भी देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए साथ ही में हम इंग्लिश की हमारी जो पैडागोजी है वो कंप्लीट हो चुकी है, CDP की सारी सीरीज़ हमारी विद MCQs कंप्लीट हो चुकी है, मैथमेटिक्स की इस सेशन के साथ हमारी जो पैडागोजी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और साइंस का मैंने आपको MCQs का जो है 30 इंपॉर्टेंट MCQs का मैं एक सेशन ले चुकी हूँ, और कोशिश करूँगी कि आने वाले वीडियोस में भी साइंस के जो हैं हम MCQs भरपूर डिस्कस कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।